नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, कुछ बिजी शेड्यूल चल रहा था तो इस कारण से नहीं हो रही थी। तो हम 30 प्रश्न कर चुके थे और हम देख रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा 13 नवंबर 2020 का प्रथम शिफ्ट का पेपर हम देख रहे हैं और 30 प्रश्न हम देख चुके थे और अब शुरू करते हैं आगे। 31वां प्रश्न है, मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। महाभोज, आपका बंटी, सैलूस, बसंती। तो हमें बताना है कि इसमें मन्नू भंडारी द्वारा रचित कौन सा उपन्यास नहीं है। तो जो इसमें नहीं है वो सी नहीं है और डी नहीं है। तो इस तरह से जो ऑप्शन सही होता है वो होता है सी। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर उपन्यासकार है, यहाँ पर उपन्यास है। मन्नू भंडारी के जो उपन्यास है वो है आपका बंटी 1971, महाभोज 1979 ईस्वी। भीष्म साहनी के जो उपन्यास है वो है झरोखा 1967, कड़िया 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000। शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद, शैलूस, औरत, मंजूषमा, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, वैश्वानर। अब देख लेते हैं प्रश्न 32 को। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं। प्रजा ही रहने दो, बिना दीवारों का घर, उत्तर उर्वशी, नेपथ्य राग। तो आगे ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो इसमें स्त्री नाटककारों की जो रचना है वो है बी और डी, बिना दीवारों का घर और नेपथ्य राग। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ठीक होता है वो होता है सी। और नीचे व्याख्या दी गई है, हम वो भी देखेंगे। नीचे नाटक लेखिका है, नाटक है, विषय है मन्नू भंडारी, बिना दीवारों का घर। इसमें इसका जो विषय है वो है, इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। और इनका एक और नाटक है महाभोज 1982। इनके उपन्यास महाभोज का नाट्य रूपांतरण है, राजनीति के गठजोड़ का यथार्थवादी चित्रण है। अब देख लेते हैं मीराकांत को। मीराकांत जो है वो मीराकांत का है नेपथ्य राग। उस रागनी की कथा है जो युग युगांतर से समाज रूपी रंगमंच के केंद्र में आने के लिए संघर्षरत है। और जो इनके अन्य नाटक हैं वो है इहामर्ग, भुवनेश्वर, दर भुवनेश्वर, कंधे पर बैठा सांप, काली, बर्फ, मेघ प्रश्न, बहती व्यथा, सीता सर, सती सर, हुमा को उड़ जाने दो। और पुरुष नाटककार हैं, यहाँ पर पुरुष नाटककार हैं और उनके नाटक हैं गिरिराज किशोर, प्रजा ही रहने दो, नरमीद बादशाह, गुलाम बेगम, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो, जुर्म, आयत, काठ की तोप। अब देख लेते हैं हमीदुल्लाह को, एक व्यंग्य नाटककार है। इनके नाटक हैं उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हर वार। अब देख लेते हैं प्रश्न 33 को। प्रश्न 33 को देख लेते हैं। सूची 1 में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित करना है। हमें बताना है कि कौन सी पत्रिका किससे सुमेलित है, किसके जो उसके संपादक कौन है। जो कवि वचन सुधा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हिंदी प्रदीप जो है वो है बालकृष्ण भट्ट। ब्राह्मण पत्रिका जो है वो है प्रताप नारायण मिश्र, और सदादर्श है लाला श्रीनिवास दास। तो इस तरह से हमारा जो कोट ठीक होता है वो होता है इसमें जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है सी। यहाँ पर पत्रिकाएं दी गई हैं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है, स्थान है। तो कवि वचन सुधा जो थी वो मासिक पत्रिका थी 1867 से 68 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी। हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका थी 1877 ईस्वी, बालकृष्ण भट्ट, इलाहाबाद। ब्राह्मण मासिक पत्रिका थी 1883 ईस्वी, प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर। सदादर्श साप्ताहिक पत्रिका थी 1874 ईस्वी, लाला श्रीनिवास दास, दिल्ली। अब देख लेते हैं प्रश्न 34 को। नीचे दिए गए 2 कथन हैं।
हमें इसमें से ये बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो साहित्य में लोक ही प्रमाण है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो इसमें कथन जो एक है वो सत्य है, किंतु कथन 2 गलत है। ये वाला गलत है। अब क्यों गलत है इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। साहित्य में लोक ही प्रमाण है, यह कथन सत्य है। साहित्य समाज का दर्पण है। समाज या लोक में जो घटित होता है, साहित्यकार उसे ही अपने साहित्य में प्रस्तुत करता है। अतः साहित्य में लोक में घटित घटनाओं की अभिव्यक्ति के कारण साहित्य में लोक प्रमाण है। लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती है। अब देख लेते हैं प्रश्न 35 को। प्रश्न 35 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वाश्रय काव्य के रचयिता हैं। पुष्पदंत, हेमचंद्र, जैनाचार्य, मेरुतुंग, विद्याधर। तो द्वाश्रय जो काव्य के रचनाकार हैं वो हैं हेमचंद्र। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। द्वाश्रय काव्य अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने द्वाश्रय काव्य की रचना की, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित्र नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए हैं। यहाँ पर रचनाकार है और रचना है हेमचंद्र। कुमारपाल चरित्र योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन, देशी नाममाला कोश द्वाश्रय काव्य। पुष्पदंत महापुराण, नय कुमार चरित, जसहर चर्यू। जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध, चिंतामणि, विद्याधर कुछ पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 36 को। प्रश्न 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधुनिकता का तत्व नहीं है? विकेंद्रीयता, केंद्रवाद, विखंडन, स्थानीयता। तो जो इसमें आधुनिकता का तत्व नहीं, उत्तराधुनिकता का जो तत्व नहीं है वो है विखंडन। इसकी व्याख्या को अब हम देखेंगे। उत्तराधुनिकता आधुनिकता से विपरीत, उत्तराधुनिकता केंद्र के ओर उन्मुख नहीं होती, वह हाशियों पर खड़े व्यक्ति वस्तु की ओर उन्मुख है। यही कारण है कि हमें स्त्री विमर्श, दलित विमर्श आदि दिखाई पड़े। आधुनिकता पुनर्निर्माण पर जोर देता है, किंतु उत्तराधुनिकता विनिर्माण पर जोर देता है। उत्तराधुनिकता को वृद्ध पूंजीवाद की संतान माना जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर शब्द अंग्रेजी पोस्ट मॉडर्निज्म का हिंदी पर्याय है। सच्चे अर्थों में जियां फ्रांकोइस लियोतार को उत्तर आधुनिकतावाद का जनक माना जाता है। उत्तर आधुनिकतावाद के मूल तत्व। यहाँ उन मूल तत्वों का उल्लेख किया गया है जिन पर उत्तर आधुनिकतावाद की विचार प्रणाली आधारित है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीयता। उत्तर आधुनिकतावाद केंद्र से परिधि की ओर यात्रा करता है। समाज के विभिन्न समूहों जो हाशिए पर हैं या जिन्हें हाशिए पर धकेल दिया गया है, जैसे स्त्री या दलित, अब वे महत्वपूर्ण हो गए हैं। उत्तर आधुनिकतावाद में पुराने एकीकृत केंद्रों के बजाय नए नए समीकरण वजूद आ रहे हैं। ये समीकरण भी निरंतर बदलते जा रहे हैं। अब नंबर 2 है स्थानीयता। विकेंद्रीयता का प्रश्न स्थानीयता से संपर्क है। उत्तर आधुनिकतावाद वैचारिकता या राष्ट्रीयता के बजाय क्षेत्रीयता तथा स्थानीयता पर अधिक बल देता है। प्रभुत्व का संघर्ष। इस महत्व के कारण विभिन्न समूहों में प्रभुत्व के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। हम और अन्य में भेद होने लगे। अपनी पहचान को समाज में रहकर भी खत्म ना होने देने की भावना विकसित हुई है। वे लोग जिनके हित तथा विचार एक दूसरे से टकराते हैं, वे यह महसूस करते हैं कि कोई ऐसा सर्वमान्य व्यापक मुद्दा नहीं जिसके लिए सब एकमत हों। इसी से स्वायत्तता का प्रश्न भी जुड़ा है। अब नंबर 4 है विभिन्नता। विभिन्नता तथा विकेंद्रीयता का क्रियात्मक संबंध है। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं तथा एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद इस बात पर बल देता है कि लोगों का एक समूह पराये दूसरे समूह से अपनी मूल संरचनाओं, संस्कृति, संवेदना, रीति रिवाज, परंपरा, भाषा, विश्वास आदि के कारण भिन्न तथा अलग हैं। अब 5वां है युगल विपरीतता। युगल विपरीतता
युगल विपरीतता का यह तात्पर्य है कि दो विपरीत समूह एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि इन्हें बिल्कुल अलग कर देना संभव नहीं, लेकिन इस जुड़ाव में एक समूह का दूसरे समूह पर वर्चस्व स्थापित होता है, जैसे कि स्त्री और पुरुष। इसमें से असमान और समाप्त करना आवश्यक है। कर्ता का अंत। उत्तर आधुनिकतावाद कर्ता के केंद्रीय स्थान या महत्व को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात जब मानव या मानव संवेदना का कोई अर्थ नहीं रह गया। उत्तर आधुनिकतावाद की इस विचार से प्रेरणा पाकर रोला बार्थ मानते हैं कि कृति करने के बाद लेखक की मृत्यु हो जाती है और यही पाठक का जन्म होता है। ज्यां लकां यह तक कहते हैं कि इतिहास की मृत्यु हो जाती है, अर्थात कृति का ही महत्व रह जाता है। अब देख लेते हैं प्रश्न 37 को। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, नायिका को ईश्वर के समकक्ष मानना, कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, सगुण ईश्वर की उपासना। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी जो विशेषताएं हैं वो सूफी काव्य की हैं। तो इसमें जो है बी और डी। इसमें है ए और सी, बी और डी नहीं है, ए और सी है। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं देख लेते हैं। मुसलमान कवि और मसनवी शैली का प्रयोग है। प्रेम गाथाओं का नामकरण पर्याय नायिका के आधार पर किया गया है। कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है, यथा चित्र दर्शन, स्वप्न दर्शन। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण है। रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। अलौकिक प्रेम व्यंजना है। रहस्यवाद की प्रकृति है। किसी संप्रदाय के खंडन मंडन का अभाव है। अवधी भाषा का प्रयोग, क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव है। अधिकांश कवि मुस्लिम, लेकिन धार्मिक कट्टरता का अभाव है। अब देख लेते हैं प्रश्न 38 को। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, राम स्वरूप चतुर्वेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, मलयज का। तो यह जो कथन है यह रामचंद्र शुक्ल का है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की उपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। यह कथन तुलसी के संबंध में रामचंद्र शुक्ल का है। अब देख लेते हैं प्रश्न 39 को। रघुवीर साहे के कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। तो हमें जो रचनाएं दी गई हैं यहाँ पर इनका इनको क्रमबद्ध तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले है रघुवीर सहाय। तो इसमें सबसे पहले है आत्महत्या के विरुद्ध, फिर है हंसो हंसो जल्दी हंसो, फिर है लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ। तो इस तरह से हमारा सी सही होता है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। रघुवीर सहाय के काव्य संग्रह क्रमानुसार है। सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। अब देख लेते हैं प्रश्न 40 को। प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। ए सुबोध चंद्र और मदारीलाल। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। प्रायश्चित 1929 ईस्वी प्रेमचंद की कहानी है। प्रायश्चित का कथापट हृदय परिवर्तनवादी आदर्शवाद से बुना गया है। मुरारी लाल का अपने सहपाठी ऑफिसर मित्र प्रबोध चंद्र की टेबल से 5,000 रुपये उड़ाना, फलस्वरूप प्रबोध चंद्र का आत्महत्या करना, पत्नी को मदारी लाल के हितैषी और विश्वसनीय मित्र बताते हुए मदारी लाल की आत्मा का धिक्कारना और हृदय परिवर्तन तथा मित्र की विधवा और उसके संतानों की सेवा कर प्रायश्चित करना इस कहानी के मूल में है।
यहाँ पर प्रेमचंद की कहानियाँ हैं और उनके पात्र दिए गए हैं। तो प्रायश्चित मानसरोवर भाग 5 में संकलित है और इसके जो पात्र हैं वो है मदारी लाल और रामेश्वरी। प्रेम की होली, गंगी मैकू गरीब सिंह बुद्धू रीति। जिहाद मानसरोवर 7 में संकलित है, श्यामा धर्मदास खंजाचंद इसके पात्र हैं। माँ मानसरोवर 1 में संकलित है, करुणा और प्रकाश इसके पात्र हैं। प्रश्न 41 है, हमें यहाँ मिलान कराना है कि कौन सा उपन्यास किसका लिखा गया है। तो जो अलमा कबूतरी है वो है मैत्रेयी पुष्पा। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास है। छिन्नमस्ता जो है वो प्रभा खेतान का उपन्यास है। सूखते चिनार जो है वो मधु कांकरिया का है। पारिजात जो है वो नासिरा शर्मा का है। तो इस तरह से जो हमारा कोड ठीक है वो है बी। यहाँ पर उपन्यास दिए गए हैं और एक तरफ महिला उपन्यासकार, एक तरफ उपन्यास है, एक तरफ महिला उपन्यासकार हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अलमा कबूतरी जो है वो 2000 की रचना है, मैत्रेयी पुष्पा की है और इनके बाकी उपन्यास हैं स्मृति दंश है, बेतवा बहती रहे, इतनम चाक, झूला नट, कहे इसूरी फाग, त्रियाहट, गुनाहा बेगुनाह, अगन पाखी विजन। और ये जो उपन्यास हैं ये प्रभा खेतान के हैं। प्रभा खेतान के उपन्यास है छिन्नमस्ता, आओ पेपे घर चले, तालाबंदी, अपने अपने चेहरे, पीली आंधी। मधु कांकरिया के उपन्यास हैं सूखते चिनार, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखरी, पत्ता खोर, सेज पर संस्कृत, हम यहाँ थे। नासिरा शर्मा के उपन्यास हैं पारिजात, 7 नदियाँ एक समुंदर, शालमुली, ठीकरे की मगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षय वट, कुया जान, जीरो रोड, अजनबी जरीरा, बहिश्ते जजीरा। अब देख लेते हैं प्रश्न 42 को। प्रश्न 42 है, राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसमें जो विकल्प जो सुझाव दिए गए हैं वो है ए, बी और डी। ए, बी और डी ये सुझाव राजभाषा आयोग 1955 के अंतर्गत दिए गए हैं। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को हुआ। बम्बई राज्य के भूतपूर्व मंत्री बाल गंगाधर खेर इसके प्रथम अध्यक्ष बने तथा इसमें विभिन्न राज्यों के 20 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसकी प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी और इसने 1 जुलाई 1956 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी थी, जिसे संसद के समक्ष 1957 में रखा गया था। राजभाषा आयोग राष्ट्रपति के समकक्ष अनुमोदनार्थ रखे गए थे। अब देख लेते हैं प्रश्न 43 को। प्रश्न 43 है, विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। अस्मिता के लिए किस को नमन करूं? अंगद की नियति, कुछ चंदन कुछ कपूर की। तो इसमें से विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित जो नाटक नहीं है, इसमें जो है वो सारे ही विकल्प गलत हैं। इसमें एक भी विकल्प ऐसा नहीं है जो ठीक है, सारे ही विकल्प यहाँ गलत दिए गए हैं। तो अब हम इसकी विद्या निवास मिश्र के निबंध देखेंगे। यहाँ पर निबंधकार है विद्या निवास मिश्र और निबंध है
विद्यानिवास मिश्र के निबंध है। चितवन की छा है हल्दी दूब, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुँचाई, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कटीले तारों के आर पार। कटीले तारों के आर पार, कौन तू फुलवा बीन निहारी, निज मुख मुकुर, भ्रमरानंद के पत्र, तमाल के झरोखे, अस्मिता के लिए संचारिणी, अंगद की नियति, लागो रंग हरी, गांव का मन, नैरंत्य और चुनौती, शेफाली झर रही है। शेफाली झर रही है। भाव पुरुष श्री कृष्ण, सो हम जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, देश धर्म और साहित्य, नदी नारी और संस्कृति, फागुन दूरे दीना, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने, श्रीश की याद आई, भारतीय चिंतन धारा, साहित्य का खुला आकाश, लोक और लोक का स्वर। लोक और लोक का स्वर, रथ यात्रा, गिर रहा है आज पानी, स्वरूप विमर्श, गांधी का करुण रस, थोड़ी सी जगह दे, कितने मोर्चे, साहित्य के सरोकार। यहाँ पर विष्णुकांत शास्त्री के निबंध हैं। विष्णुकांत शास्त्री के निबंध हैं, कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा, अनुचिंतन, आधुनिक साहित्य के विशिष्ट पक्ष। और यहाँ पर है शिव प्रसाद के निबंध हैं, शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग, चतुर्दिक, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूँ, क्या कहूँ कुछ कहा न जाए, खालिस मौज की। अब देख लेते हैं प्रश्न 44 को। प्रश्न 44 है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? सर्वहारा का अधिनायकत्व, इतिहास चक्र, वर्गहीन समाज, परिवर्तन की अनिवार्यता। तो जो इसमें इतिहास जो चक्र है वो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। अब व्याख्या देख लेते हैं। मार्क्सवाद कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित एक विचारधारा है जिसके मूल को बराबरी पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना है। मार्क्सवाद के सिद्धांत को 4 भागों में विभक्त किया गया है: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्सवादी सिद्धांत का मूल उत्स है। वर्ग विहीन समाज की कल्पना, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, श्रमिक चेतना का विकास, साम्यवादी सामाजिक व्यवस्था, परिवर्तन की अनिवार्यता, आर्थिक संबंध, उत्पादन शक्ति और वितरण प्रणाली में बदलाव, सर्वहारा लोकतंत्र की कल्पना मार्क्सवाद का उल्लेखनीय देन है। अब देख लेते हैं प्रश्न 45 को। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। द्विवेदी युगीन जो कविता की विशेषताएं हैं वो हैं बी और डी है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वो है 1920 से 1936 की विशेषताएं: इतिवृत्तात्मकता, विवरणात्मकता व उपदेशात्मकता, काव्य रूप, प्रबंध काव्य, खंड काव्य व मुक्तक कविता, तीनों पर जोर, समस्या पूर्ति है, जागरण, सुधार, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, सामाजिक चेतना, मानवतावाद आदि। उद्देश्यता, आदर्शपरकता व नीतिमत्ता, आधुनिकता, गद्य और पद्य दोनों की भाषा के रूप में खड़ी बोली की मान्यता। अब देख लेते हैं 46 को। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। हमें इन कृतियों का प्रकाशन वर्ष मेलित करना है कि कौन सी रचना का प्रकाशन कब हुआ था। तो जो लोकायतन है वो है 1964 की रचना, आंसू है 1925 की, और भारत भारती है 1912 की, और चित्ररेखा है 1935 की रचना। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है ए। अब व्याख्या, लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत की रचना है और इनका जन्म हुआ था 1900 को, निधन हुआ था 1977 में। आंसू है 1925 की रचना,
जयशंकर प्रसाद की है और इनका जन्म हुआ था 1879 ईस्वी में और निधन हुआ था 1937 में। 1879 में जन्म हुआ था, 1937 में निधन हुआ था। और भारत भारती है 1912 की रचना मैथिली शरण गुप्त की, इनका जन्म हुआ था 1886 में, निधन हुआ था 1964 में। चित्रलेखा जो है 1934 की रचना है, कहीं पर 1934 भी मिल सकता है और 1935 भी मिल सकता है। तो ऊपर जो दिया गया है वो 35 है, लेकिन यहाँ पर 34 दिया गया है, तो ज़्यादा अंतर नहीं है। 1934 की रचना है भगवती चरण वर्मा की और इनका जो जन्म हुआ था 1903 में और निधन हुआ था 1981 ईस्वी में। अब देख लेते हैं 47 को। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? बंकिम चंद्र की, रविंद्रनाथ टैगोर की, शरद चंद्र की, भूदेव मुखोपाध्याय की। तो जो आवारा मसीहा है वो है शरद चंद्र की। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जीवनी जो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय बंगला उपन्यासकार है की जीवनी है। इनके 3 पर्व हैं, दिशाहार, दिशा की खोज और दिशांत। अब देख लेते हैं प्रश्न 48 को। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, श्याम सुंदर दास का। तो जो यह कथन है यह है रामचंद्र शुक्ल का। देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। यह कथन रामचंद्र शुक्ल के निबंध काव्य में प्राकृतिक दृश्य से लिया गया है, जो चिंतामणि भाग 2 में संकलित है। अब देख लेते हैं प्रश्न 49 को। प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो हमें बताना है चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य ने जो संवाद किए हैं उसमें से इनमें कौन कौन सी पंक्तियां हैं। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने नहीं समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लोह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो इसमें जो बी है, एक बी है और एक डी है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। एक अग्नि में गंधक का स्रोत आर्यव्रत के लोह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ठीक है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित 4 अंकों का ऐतिहासिक नाटक है। यहाँ पर पात्र दिए गए हैं और यहाँ पर उनके संवाद दिए गए हैं। चाणक्य, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। चाणक्य का अगला कथन है, चाणक्य, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चलो अपना काम करो, विवाह करना तुम्हारा काम नहीं। अब तुम स्वच्छंद होकर दक्षिणा पथ जाने की आयोजना करो। चाणक्य का कथन चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त, यहाँ चंद्रगुप्त है और यहाँ पर चंद्रगुप्त का कथन है। आर्य संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरन मेरा आत्मीय मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चंद्रगुप्त का कथन चाणक्य से। अब यहाँ पर सिंहरन का कथन है, एक अग्नि में गंधक स्रोत आर्यव्रत के लोह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रन लक्ष्मी इंद्र धनुष सी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदरी नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी और वीर हृदय मयूर से नाचेगी। तब आओ देवी स्वागत। सिंहरन का कथन सांग रूपक के माध्यम से। अब देख लेते हैं प्रश्न 50 को। निम्नलिखित में तालव्य वर्ग है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा वर्ग तालव्य है। एक तो च है और एक ज है। तो च और जो इसमें है।
यहाँ पर दिए गए हैं कि यहाँ पर वर्ग दिए गए हैं और यहाँ पर अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, वो सब दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने देख लिया होगा। अब चलते हैं प्रश्न 51 की तरफ। प्रश्न 51 है, जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन, प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है, एक तो ये है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन। अब आगे जो दो ऑप्शन हैं वो आगे दिए गए हैं, तो आगे चलते हैं। एक है रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना, मध्य वर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन, और एक ये है। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शन ठीक होता है वो होता है डी। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। माथुर जी के प्रारंभिक नाटकों में कौतूहल, स्वच्छंद, प्रेमाकुलता है। भोर का तारा 1946 में कवि शेखर की भावुकता किसी न किसी रूप में, शारदिया 1959 में है। परंपरा को माध्यम और संदर्भ के रूप में प्रयोग करने की कला में माथुर प्रवीण है। रीढ़ की हड्डी आदि ऐसे नाटक माथुर जिनका संबंध समाज के भीतर बदलते रिश्तों और मानवीय संबंधों से है। शारदिया 1959 जैसे नाटकों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास माथुर ने किया है। माथुर छायावादी संवेदना के रचनाकार हैं। यह संवेदना भोर का तारा 1946 से होकर पहला राजा 1970 तक में मिलता है। परंपराशील नाट्य 1968 माथुर की समीक्षात्मक कृति है, जिसमें उन्होंने लोक नाट्य परंपरा, रामलीला पद्धति, लोगमचंद्र आदि को पाठकों तक रखने की स्तुत्य प्रयास किया है। अब देख लेते हैं प्रश्न 52 को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? बालकृष्ण भट्ट से, बालमुकुंद गुप्त से, पद्म सिंह शर्मा कमलेश से, किशोरीलाल वाजपेयी से। तो जो ये हुआ था बालमुकुंद गुप्त से। बालमुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की। इसके जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू कलहित नाम से लिखा। गोविंद नारायण मिश्र ने इस निबंध में आत्माराम की टेंटें लिखकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का समर्थन किया था। अब देख लेते हैं प्रश्न 53 को। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। तो इसमें से जो कथन सही हैं वो हैं ए सही है और बी सही है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। मार्क्सवाद का मानना था कि मानव सभ्यता के विकास की मंजिल आदि में साम्यवाद की थी। मार्क्सवाद की मान्यता है कि समाज का अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्सवाद के 4 सिद्धांतों में एक सिद्धांत वर्ग संघर्ष का इतिहास से है। यह सिद्धांत यह व्याख्या करता है कि क्रांति से ही शोषक वर्ग का अस्तित्व समाप्त होगा और वर्गहीन राज्यहीन साम्यवाद समाज की स्थापना होगी, जिससे समाज व्यवस्था लोक से निकलकर स्वतंत्रता लोक में प्रविष्ट रहेगी। मार्क्स से सर्वहारा लोकतंत्र की कल्पना की। अब देख लेते हैं प्रश्न 54 को। प्रश्न 54 है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह कथन किस विद्वान का है? गजानन माधव मुक्तिबोध का, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जयशंकर प्रसाद का। तो यह जो कथन है यह है जयशंकर प्रसाद का। कामायनी के संबंध में विद्वानों के मत। मुक्तिबोध, कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है। कामायनी एक फैंटेसी है।
नंद दुलारे वाजपेयी। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। रामचंद्र शुक्ल। कामायनी मानवता का रसात्मक काव्य है। अब देख लेते हैं प्रश्न 55 को। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है 10, 9, 8, 7। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो संख्या है वो 9 ही है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार जो इन्होंने 9 नाथ माने हैं वो है नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर नाथ और मलयार्जुन। और अब देख लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार कि उन्होंने कौन कौन से 9 नाथ माने हैं। इन्होंने माना है आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेंद्रनाथ, भर्तहरिनाथ, गोपीचंद्रनाथ। अब देख लेते हैं प्रश्न 56 को। प्रश्न 56 है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। स्वयं से असंतुष्टि, आत्मलोकन, असमंजस की स्थिति, आत्ममंथन। तो इसमें जो है वो सी है, असमंजस की स्थिति है। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। ओ मेरे आदर्श मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये पंक्तियाँ कवि के द्वंद्वात्मक स्थिति की ओर संकेत करती हैं। कवि असमंजस की स्थिति में है कि उसने अब तक जो जिंदगी व्यतीत की है क्या वह उससे संतुष्ट है। कवि का आदर्शवादी और सिद्धांतवादी मन स्वयं से यह जानना चाहता है कि उसने अब तक जो कार्य किए हैं, जो जिंदगी के पल गुजारे हैं, क्या वह इससे संतुष्ट है। अब देख लेते हैं प्रश्न 57 को। 57वां प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है। इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो है सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। तो अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, स्थापना इसकी हुई थी 10 जुलाई 1800 ईस्वी में। संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली, तत्कालीन गवर्नर थे। उद्देश्य था अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों, संस्कृति एवं भाषाओं का ज्ञान करवाना, ताकि भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ किया जा सके। नवागत ICS अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना, अंग्रेजों को भारतीय साहित्य से परिचित करवाना। अब देख लेते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता की देन क्या है। भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा हुई, हिंदी के विकास को बल मिला। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर थे जॉन गिलक्राइस्ट। 18 अगस्त 1800 से 23 फरवरी 1804 ईस्वी। कैप्टन जैमल मेयर 6 जनवरी 1806 से 2 फरवरी 1808 ईस्वी। मेजर विलियम टेलर फरवरी 1808 से मई 1823 ईस्वी तक। मेजर विलियम प्राइस मई 1823 से दिसंबर 1831 ईस्वी तक। नोट, मेजर विलियम प्राइस के बाद हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर पद को समाप्त कर दिया गया था। जॉन गिलक्राइस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी हिंदुस्तानी भाषा के प्रथम प्रोफेसर थे, जिनका कार्यकाल 18 अगस्त 1800 से 23 फरवरी 1804 तक था। फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे लल्लू लाल 1763 से 1825 ईस्वी, सदल मिश्र 1767 से 1848 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर के गद्यकार मुंशी सदा सुखलाल नियाज 1746 से 1824, सैयद इंशा अल्लाह खां 1756 से 1817 ईस्वी। अब देख लेते हैं प्रश्न 58 को। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं है। आज की अतीत तिरस्कृत, पानी बिन मीन प्यासी, मेरी पत्नी और भेड़िया,
तो इसमें दलित आत्मकथाएं जो नहीं हैं वो हैं ए और सी नहीं है। यहाँ पर दलित आत्मकथाकार है और यहाँ पर आत्मकथा है। सूरजपाल सिंह चौहान की है तिरस्कृत 2002, संतप्त 2002। डॉक्टर धर्मवीर मेरी पत्नी और भेड़िए 2009 और आत्मकथाकार है। यहाँ पर आत्मकथा है भीष्म सहानी आज के अतीत। अब देख लेते हैं प्रश्न 59 को। प्रश्न 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग है। प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। तो इसमें जो सही नहीं है वो है डी। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। अरस्तु यूनानी दार्शनिक, प्लेटो का शिष्य, सिकंदर का महान गुरु, जन्म स्टेगेरिया नगर, लगभग 400 ग्रंथ की रचना की है इन्होंने। इनकी जो रचनाएं हैं वो हैं पोइटिक्स, काव्यशास्त्र, रिटोरिकेस, भाषाशास्त्र, वसीयतनामा, हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स, ऑन मेमोरी, ऑन ड्रीम्स। अरस्तु के काव्य सिद्धांत हैं अनुकरण, मिमेसिस, विरेचन, त्रास्ती। अनुकरण सिद्धांत। अनुकरण शब्द यूनानी भाषा के मिमेसिस शब्द का पर्याय है। वस्तुतः यह हिंदी में अंग्रेजी भाषा के इमिटेशन से रूपांतरित होकर आया है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण का विषय जीवन का बाह्य पक्ष नहीं अपितु इसका प्रभाव क्षेत्र अंतर्जगत तक व्याप्त है। अरस्तु काव्य के लिए वस्तु कैसी है की अपेक्षा वस्तु कैसी होनी चाहिए पर अधिक बल देते हैं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु: कविता जगत की अनुकृति है तथा अनुकरण मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। अनुकरण से संबंध के अरस्तु के विचार उनके गुरु प्लेटो से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु के अनुकरण का अर्थ हूबहू नकल नहीं माना और यह कहा है कि कविता या कला अनुकृति है पर एकदम नकल नहीं, यह उनकी सर्जना की नकल है। कला प्रकृति की अनुकृति है। अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है। हमें अनुकूल वस्तु में मूल का सादृश्य देखकर आनंद प्राप्त करते हैं। अनुकरण के माध्यम से भय मूलक या त्रास मूलक वस्तु को भी इस प्रकार वस्तु तक प्रस्तुत किया जा सकता है जिससे आनंद की प्राप्ति हो। अनुकरण सभी कलाओं का एकता का सामान्य आधार है। अरस्तु ने काव्य की समीक्षा स्वतंत्र रूप से की है। प्लेटो की भांति दर्शन राजनीतिक चश्मे से उसे नहीं देखा। काव्य में 3 रूपों का अनुकरण होता है: प्रतीयमान रूप जैसा अनुकर्ता को प्रतीत हो, संभाव्य रूप जैसा वह हो सकता है और आदर्श रूप जैसा वह होना चाहिए। काव्य कर्णात्मक अनुकृति ही है और काव्य का माध्यम भाषा होती है, इसीलिए काव्य भाषा के माध्यम से कलात्मक अनुकृति होती है। वस्तुतः अरस्तु की दृष्टि में काव्य भाषा के माध्यम से अनुभूति और कल्पना द्वारा पुनः सर्जन है। अब देख लेते हैं प्रश्न 60 को। निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? नंबर ए है अवनीति, विचारात्मकता, संवादात्मकता, आत्मव्यंजकता। तो इसमें से जो नहीं है वो है सी, संवादात्मकता। निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है। निबंध की तात्विक विशेषताएं: वैचारिकता, व्यतिकता या आत्मव्यंजकता, समाहारता या अवनीति शैली। साहित्य की सभी विधाओं में निबंध एक ऐसी विधा है जो पूर्णतया शैली आश्रित विधा है। संवादात्मकता निबंध का तत्व नहीं है बल्कि यह नाटक का प्रधान तत्व है। संवाद नाटक का प्राण होता है। हम 60 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर भी करें और एक अच्छा सा कमेंट भी आप ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।